हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम क्या कर रहे थे भाई? क्विक रिवीजन कर रहे थे। मैम किसका? रिटर्न्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हम पूरे जीएसटी का रिवीजन कर रहे थे। हम रिटर्न्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे समरी बुक से। समरी बुक मिल जाएगी किस पे? मेरी वेबसाइट www.iclic.com पे। बेटा जिनका भी एग्जाम नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25 है, आपके लिए अपडेटेड बैचेस अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप वहां पे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे रिटर्न्स चैप्टर। यहाँ पे रिटर्न्स भाई हमारे सबसे पहले कौन कौन से हैं यहाँ पे हम वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट, हमारा कौन सा? जीएसटीआर 1 है क्या मैम? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कब फाइल करता है? कौन फाइल करता है? रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है। जिसने ऑप्ट किया है यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम, उसके लिए क्या ड्यू डेट है? 13th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द टैक्स पीरियड। यहाँ पे मतलब कि फॉर एग्जांपल जनवरी का कब तक के फाइल करना है आपको? 13th ऑफ फेब तक के। जिसने क्यूआरएमपी स्कीम पे गया, जो क्यूआरएमपी स्कीम पे नहीं गया, क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग वाले, क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग वाले। ठीक है, और जो क्यूआरएमपी पे नहीं गया है, बाकी जो मंथली वाले हैं यहाँ पे, उस केस में क्या है? आपको कब फाइल करना है जीएसटीआर 1? 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। जनवरी का कब तक करना है? 11th ऑफ फरवरी तक के करना है। 11th ऑफ फरवरी तक के करना है। कंपोजिशन वालों आपको क्या करना है? कंपोजिशन वालों को मैम जीएसटीआर 4 है उनका रिटर्न, वो फर्निश करना पड़ता है। पूरे साल कंपोजिशन स्कीम में रहे तो पूरे साल का, पार्ट ऑफ द ईयर कंपोजिशन स्कीम में रहे तो पार्ट ऑफ द ईयर। बट कब तक फर्निश करना है जीएसटीआर 4 मैम? 30th ऑफ द अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 23-24 का फर्निश करेंगे कब तक? 30th अप्रैल 24 तक के, 30th अप्रैल 24 तक के। और उनको हर क्वार्टरली क्या देना होता है? स्टेटमेंट देना होता है। स्टेटमेंट देना होता है उनको 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। अप्रैल में जून वाला जो क्वार्टर है उसका कब तक के करेंगे? यहाँ पे 18th ऑफ जुलाई तक के उनको क्या कर लेना है? क्वार्टरली स्टेटमेंट दे देना है। क्वार्टरली स्टेटमेंट दे देना है। उसके बाद में जीएसटीआर 5 आया किसके लिए? नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के लिए आया क्या? यहाँ पे जीएसटीआर 5 उनको कब तक फर्निश करना है? 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। जिस महीने का भी है, जनवरी की अगर हम बात करें तो 13th ऑफ फेब तक के, और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी हो रहा है, तो उस केस में 7 days के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी होने के, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को क्या बोला गया है यहाँ पे? नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर को जीएसटीआर 5 फर्निश करना है आपको 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, या 7 दिन जब भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अब एक आया क्या? जीएसटीआर 5A। जीएसटीआर 5A किसके लिए आया? ओआईडीआर वालों के लिए तो था ही, ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए भी लग गया। कौन सा? जीएसटीआर 5A। यहाँ पे कौन हो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जो प्रोवाइड कर रहे हो ऑनलाइन मनी गेमिंग। कहां से? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। किसको? टू एनी पर्सन इन इंडिया। फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? ऑनलाइन मनी गेमिंग। रिटर्न कौन सा फर्निश करना है? जीएसटीआर 5A। या आप कौन हो? ओआईडीआर सर्विस वाले हो। कहां से प्रोवाइड कर रहे हो? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। किसको? या तो एनटीओआर को भी कर सकते हो, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को भी कर सकते हो अदर देन एनटीओआर। किसी रजिस्टर्ड पर्सन को भी कर सकते हो। आपको रिटर्न कौन सा फर्निश करना है? यहाँ पे जीएसटीआर 5A फर्निश करना है। 5A फर्निश करना है। कब तक फर्निश करना है? ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो जनवरी की बात करें तो 20th फेब तक के, 20th फेब तक के। ठीक है, 20th फेब लास्ट डेट है। आप क्या कर सकते हो? उसके पहले भी कर सकते हो, 15, 17, 18 जब करना है तब करो। तो कब तक के करना है? 20 तारीख तक के, अगले महीने की 20 तारीख तक के। किसको? ओआईडीआर वालों की बात करें यहाँ पे, जो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनटीओआर को दे रहे हैं, या रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले जो कहां से दे रहे हैं? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया। रिटर्न कौन सा है भाई साहब? इन लोगों के लिए जीएसटीआर 5A है। जीएसटीआर 5A है। उसके बाद आया जीएसटीआर 6 किसके लिए? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। मैम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी तो लेता है मैम, तो उनको करना है कब तक? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो भी महीना खत्म हो रहा है उसके 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक के इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न फर्निश करना है। स्पेशल रिटर्न है, स्पेशल लोग हैं ये लोग सब। ठीक है, उसके बाद टैक्स डिडक्टर, जो लोग टैक्स डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है जिनकी, उनको रिटर्न फर्निश करना है। कौन सा? जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 कब तक फर्निश करना है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को। उसके बाद स्टेटमेंट ई कॉम ऑपरेटर वालों के लिए, जो भी यहाँ पे क्या इस मंथली स्टेटमेंट फॉर ई कॉम ऑपरेटर डिपिक्टिंग सप्लाई इफेक्टिंग थ्रू इट, उनको जीएसटीआर 8 फर्निश करना होता है ई कॉम ऑपरेटर को। कब तक? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को ई कॉम ऑपरेटर को मंथली स्टेटमेंट देना होता है। फिर जीएसटीआर 9 क्या है? एनुअल रिटर्न है मैम, एनुअल रिटर्न।
एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट बहुत सारी जगह काम आती है, कभी का कब आती है भाई, साल खत्म हो गया उसके बाद जो 31 दिसंबर आता है, मतलब 23-24 का कब आएगा, 31 दिसंबर 24 होता है एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है। किसको फर्निश करना है एनुअल रिटर्न? रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कौन? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस टीसीएस वाले, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए स्पेशल रिटर्न है ना, इनके लिए स्पेशल रिटर्न है, ठीक है। सो कौन फर्निश करता है एनुअल रिटर्न? रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, इन लोगों को फर्निश नहीं करना है एनुअल रिटर्न। किसको? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, टीडीएस को, टीसीएस वाले, टीडीएस डिडक्टर्स को, टीसीएस कलेक्टर्स जो है उनको, यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, इनको क्या है भाई, इनको नहीं रिटर्न फर्निश करना है एनुअल। उसके बाद जीएसटीआर 10 क्या है? फाइनल रिटर्न। आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है भाई साहब, कैंसिल किया गया, आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर है, किया गया है, उस केस में क्या होता है, फाइनल रिटर्न फर्निश करना होता है। कब तक? विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपने कैंसिलेशन किया है तो 3 महीना डेट ऑफ कैंसिलेशन से, या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, 3 months के अंदर अंदर कौन सा रिटर्न फर्निश करना है? जीएसटीआर 10। सो ये क्या है? डिफरेंट रिटर्न है जो कि क्या करने हैं, फर्निश करने हैं, ठीक है। आगे आएंगे। अब क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मंथली पेमेंट कर सकते हैं। ये किसके लिए आई है स्कीम? ये एक ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है। स्मॉल टैक्स पेयर जो है, जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है इस साल में या पिछले साल में, यहाँ पे, ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे इस स्कीम में जा सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। इस साल में और पिछले, इस साल में भी आपका अगर एक्सीड जब हो जाता है 5 करोड़ तब आपको स्कीम से आउट हो जाते हो। तो आपको क्या देखना है भाई, पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक के ही था, ठीक है। तो आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में बिल्कुल जा सकते हैं और फर्निश कर सकते हो आपका जीएसटीआर 1 और 3 भी क्वार्टरली बेसिस पे, और टैक्स बट आपको मंथली पे करना है सिंपल चालान से। कितना कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा भाई, पहले हम 12 जीएसटीआर 1 फाइल करते थे, 12 जीएसटीआर 3 भी फाइल करते थे, अब सिर्फ 4 करना है, एक क्वार्टर का एक करना है, ठीक है। सो कंप्लायंस बर्डन बहुत कम हो जाएगा। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इसके लिए? जो टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कब तक कितना है, अप टू 5 करोड़ से पिछले साल में, अप टू 5 करोड़ से पिछले साल में वो एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। टैक्सपेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हो, तो क्या आपका विंडो क्या दिया हुआ है, आप कब से कब तक ऑप्ट कर सकते हो? 1 मई से लेके 31 जुलाई तक। देख लो, अप्रैल टू, यहाँ पे आप जुलाई टू सितंबर के लिए जा रहे हो, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर था अप्रैल टू जून, उसका फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ क्या आ गया, 1 मई, टिल टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, इस क्वार्टर जुलाई टू सितंबर का लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ 31 जुलाई। तो इस पीरियड का आपने क्या करना है भाई, इस पीरियड ये आपकी विंडो है जिसमें आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। क्राइटेरिया, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश्ड लास्ट रिटर्न एज ऑन ड्यू ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑन 27 जुलाई, 27 जुलाई को वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस केस में क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, प्रॉपर विंडो में। तो उस दिन तक के, फॉर एग्जांपल आपका किसका ड्यू डेट आ गया, जून के रिटर्न का ड्यू डेट आ गया, तो तब तक के आपका जून तक का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। तो जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन तक के जो भी रिटर्न आपके ड्यू है वो सारे रिटर्न आपने क्या कर लेना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। आपने ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो बार बार आपको बताना नहीं है कि भाई मैं हर क्वार्टर के लिए कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस आप वहां पे रिवाइज कर रहे हो वो ऑप्शन। तो जब तक आप वो ऑप्शन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स पेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं ऑप्शन, एंड शैल फर्निश अ रिटर्न अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। तो उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिए दैट इज सफिशिएंट। आईएफएफ, इनवॉइस, अब देखो यहाँ पे एक फैसिलिटी, एक नई चीज आई है, आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इनवॉइस डिटेल्स कैन बी फाइल्ड इन जीएसटीआर 1 और बाय यूजिंग आईएफएफ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, क्वार्टरली रिटर्न की फैसिलिटी आई। अब आपने किसी से गुड्स परचेज किए जो कि किस में है, यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न में, तो भाई अगर उसको देते कि भाई एट द एंड ऑफ द क्वार्टर वो रिटर्न फाइल करेगा, तो आपके
आपने उससे परचेज किया, आपके 2A में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, आपको क्रेडिट ही नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन दिया गया है सप्लायर को कि भाई IFF फैसिलिटी यूज करे। और वो क्या कर सकता है, जो फर्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, तो अप्रैल और मई के जो भी उसके आउटवर्ड सप्लाई उसने किए हैं वो IFF में डाल सकता है, वो IFF में डाल सकता है, ठीक है। और जून के तो ऑब्वियसली वो GSTR1 में ही डालेगा। तो सारे इनवॉइसेस डालने की उसको नहीं, कोई जरूरत नहीं। सारे इनवॉइसेस जो उसे ऐसा लगता है कि ठीक है रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में वो IFF में डाल सकता है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई। और अब ये GSTR जो हमारी यहाँ पे QRMP स्कीम आई है, इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा कंप्लायंस बर्डन टैक्स पेयर के, क्योंकि अब उनको क्या करना है, सिर्फ 4 GSTR3B फाइल करना इंस्टेड ऑफ 12 एंड in a year, and similarly they would be required to file only 4 GSTR1 since IFF invoice furnishing facility is available under this scheme, ठीक है। तो ये QRMP स्कीम हुई। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 और IFF। किन केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन को डीबार किया गया है GSTR1 या IFF फर्निश करने से? सो यहाँ पे बताएं केसेस जिसमें फर्निश यहाँ पे डीबार किया गया है। देखते हैं, पहला क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं अलाउ किया जाएगा GSTR1 फर्निश करने के अगर उसने नहीं फर्निश किया GSTR3B पिछले महीने का आपने GSTR3B फर्निश नहीं किया, इस महीने आपको GSTR1 फर्निश करने नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप QRMP स्कीम वाले हो और आपने फर्निश नहीं किया यहाँ पे GSTR3B पिछले टैक्स पीरियड का नहीं फर्निश किया, तो इस टैक्स पीरियड में आपको क्या बोल दिया है भाई, आपको GSTR1 फर्निश करने नहीं करने दिया जाएगा। आपको इंटीमेशन इशू किया था 88C में किस चीज का इंटीमेशन इशू किया जाता है, अगर GSTR1 के हिसाब से टैक्स पेएबल आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3B बाय स्पेसिफाइड एक्सटेंट, तो आपको इंटीमेशन आता है कि भाई डिफरेंस या तो पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट या एक्सप्लेन कर दो। तो आपको इंटीमेशन इशू किया गया 88C में के लिए यहाँ पे आपके कॉमन पोर्टल पे, और यहाँ पे आपने क्या नहीं किया भाई, ना तो आपने उसमें पेमेंट किया या ना आपने उसको रिप्लाई किया, ना तो आपने पेमेंट किया ना आपने रिप्लाई किया। सो आपको नहीं फर्निश करने दिया जाएगा क्या GSTR1 या IFF सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का GSTR1 या IFF आपको फर्निश नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद में आपको इंटीमेशन इशू किया गया था 88D में किसका इंटीमेशन आता है, बड़ी सिंपल सी बात है, ITC का डिफरेंस है भाई, ITC का डिफरेंस है GSTR3B के हिसाब से। यहाँ पे क्या था, ITC जो था आपने यहाँ पे लिया ज्यादा एज कम्पेयर टू 2B आपने ज्यादा ITC ले लिया, तो आपको GSTR1 फर्निश नहीं करने दिया जाएगा जब तक के क्या नहीं करते हो आप, या तो वो पे नहीं करते हो या एक्सप्लेन नहीं करते हो डिफरेंस, ठीक है। सो डिफरेंस इन ITC के लिए आपको इंटीमेशन आया कि भाई आपने GSTR3B में ITC लिया है वो ज्यादा है, 2B से ज्यादा है, तो आपको इंटीमेशन आया, तो भाई आपने क्या करना है, या तो पे कर देना अमाउंट या एक्सप्लेन कर दो डिफरेंस। नहीं किया तब तक के GSTR1 या IFF सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का आपको अलाउड नहीं है फर्निश करना, ठीक है। और लास्ट, आपको नहीं अलाउ किया जाएगा GSTR1 IFF फर्निश करने जब तक कि आपने क्या नहीं फर्निश किया, डिटेल्स किसके, बैंक अकाउंट के, किसमें 10A में आपने डिटेल्स बैंक अकाउंट के फर्निश नहीं किए, तो उस केस में भी क्या नहीं किया जाएगा, GSTR1 आपको फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, किन केसेस में GSTR1 या IFF आपको क्या फर्निश करने नहीं दिया जाता है, वो केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आगे आएंगे। नेक्स्ट बेटा, एनुअल रिटर्न आपको कब तक फाइल करना होता है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं 21-22 की बात करती हूँ, आपको इसका एनुअल रिटर्न कब तक फर्निश करना रहेगा, 31 ऑफ दिसंबर 2022। दिस इज द ड्यू डेट जो मेंशन की हुई है एक्ट में। एक्चुअली हो सकता है पोस्टपोन होती ही रहती है, वो बात अलग है, बट एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है यहाँ पे जो एक्ट में दी हुई है, 31 दिसंबर 2022। इस रिटर्न में क्या होता है, यू नीड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न में क्या रहेगा, साथ में सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, क्या है, सेल्फ सर्टिफाइड, आपको सर्टिफाई करना है, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या रिकंसाइल करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकंसाइल करेगा मैम, किसके हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से जो साल भर के लिए है वो, और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या रिकंसाइल करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, किसका, रिटर्न्स का और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसको फर्निश करना है सेल्फ सर्टिफाइड, यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसका फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया है 5 करोड़ से ज्यादा है, उससे करना है बेटा, जिसका एक्सीड किया है 5 करोड़। सो ये 21-22 में जिसका
क्या हुआ है, अगर हम यहाँ 21-22 की बात कर रहे हैं तो 21-22 में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हुआ है 5 करोड़ से ज्यादा, उसको एनुअल रिटर्न के साथ फर्निश करना है क्या, सेल्फ सर्टिफाइड, खुद ही सर्टिफाई करना है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक्सेप्शन, एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी whose books of accounts are subject to audit by CAG of India or an auditor appointed by for auditing the accounts of local authority, वो एक्सेप्शन में, मतलब उनको एनुअल रिटर्न फर्निश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको एनुअल रिटर्न फर्निश करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न क्या हुआ भाई, रिटर्न फर्निश नहीं किया तो क्या होगा, नोटिस आएगी, नोटिस आएगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, आपको इलेक्ट्रॉनिकली इशू की जाएगी। जिसने भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, चाहे नॉर्मल रिटर्न फर्निश नहीं किया, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, टीसीएस का स्टेटमेंट, जो भी आपने फर्निश नहीं किया, तो आपको सबसे पहले नोटिस आएगी। नोटिस में क्या लिखा रहेगा, रिटर्न फर्निश करो यहाँ पे 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने नहीं किया तो क्या करेंगे भाई, असेसमेंट हो जाएगा, हमारा असेसमेंट हो जाता है नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का अंडर सेक्शन 62, तो असेसमेंट कर सकता है ऑफिसर आपका बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल जो भी ऑफिसर के पास है, ठीक है। टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगती है, टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगती है। अब लेट फीस क्या है भाई, एप्लीकेबल, अगर आप डिले करते हो रिटर्न फाइल करने में, आपने कुछ डिले किया तो उस केस में क्या होता है, लेट फीस लगती है। तो लेट फीस क्या क्या है अलग अलग केसेस में, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो पहले स्पेसिफिक लेट फीस देखते हैं, और यहाँ पे ये देखो जनरल लेट फीस है बाकी सब केसेस में, और स्पेसिफिकली अगर जीएसटीआर 1 3B के लिए हम बात करें, या 4 के लिए बात करें, या यहाँ पे जीएसटीआर 9 के लिए बात करें, जीएसटीआर 7 के लिए, आपको क्या दी हुई है, स्पेसिफिक यहाँ पे लेट फीस दी हुई है, स्पेसिफिक लेट फीस दी हुई है। इसके अलावा बाकी के जो रिटर्न्स हैं उनके लिए ये यहाँ पे दी हुई है लेट फीस, सेक्शन 47 में क्या है, 200 रुपीज, 200 रुपीज, मतलब 100 रुपीज सीजीएसटी एक्ट में, 100 रुपीज एसजीएसटी एक्ट में, टोटल 200 रुपीज ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 10,000 रुपीज, मतलब 5,000 अंडर सीजीएसटी, 5,000 अंडर एसजीएसटी, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर आपकी क्या है, लेट फीस है, लेट फीस है। बट आपकी लेट फीस अलग अलग फॉर्म्स के लिए रैशनलाइज की हुई है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लेट फीस है, इनमें हर एक में अमेंडमेंट भी है बेटा। अब जीएसटीआर 1 या 3B आपने लेट फर्निश किया, जीएसटीआर 1 या 3B, तो फिर क्या लेट फीस होगी भाई, जीएसटीआर 1 अगर आपका क्या है, निल आउटवर्ड सप्लाई है, जीएसटीआर 1 फर्निश करो, निल आउटवर्ड सप्लाई, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, या आपका निल टैक्स पेबल है, जीएसटीआर 3B अगर आप फर्निश कर रहे हो तो उस केस में आपने लेट फर्निश किया, लेट फर्निश किया, तो लेट फीस कितनी होगी, 500 रुपीज, 500 रुपीज टोटल है, 250 सीजीएसटी में, 250 एसजीएसटी में, ठीक है। सो टोटल 500 रुपीज और 20 रुपीज, 10-10 रुपए, 20 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। सो 500 रुपीज और 20 रुपीज, विच एवर इज लोअर, टोटल की बात करेंगे अब, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, टोटल की बात करूंगी मैं यहाँ से आगे कहीं भी। सो यहाँ पे अगर निल आउटवर्ड सप्लाई है, या अगर आपका क्या है, निल टैक्स पेएबल है, तो उस केस में क्या है आपकी लेट फीस 500 रुपीज और 20 रुपीज, विच एवर इज लोअर, 20 रुपीज पर डे, ठीक है। 500 रुपीज और 20 रुपीज पर डे, विच एवर इज लोअर। बट आपका क्या हुआ, एग्रीगेट टर्नओवर, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि अगर आपका निल आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कुछ ना कुछ तो आउटवर्ड सप्लाई या कुछ ना कुछ तो टैक्स पेएबल आपका आ रहा है, तो सेकेंड स्टेप क्या आती है, सेकेंड स्टेप आती है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या था यार पिछले साल में, पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 सीआर था, तो उस केस में आपकी लेट फीस क्या हो जाएगी, अगर आपने लेट फर्निश किया ये रिटर्न, तो 2,000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे, विच एवर इज लोअर, 2,000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, विच एवर इज लोअर, ठीक है। सो लेस देन और इक्वल टू 1.5 सीआर में 2,000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट में क्या बात आती है कि अदर देन वन अबाउ, मतलब निल आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कुछ ना कुछ तो आउटवर्ड सप्लाई है या कुछ ना कुछ तो टैक्स पेएबल है। एग्रीगेट टर्नओवर पर कितना है आपका, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है और लेस देन और इक्वल टू 5 सीआर है, 1.5 सीआर से ज्यादा है, लेस देन इक्वल टू 5 सीआर है, तो उस केस में 5,000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे, विच एवर इज लोअर, 5,000 रुपीज और 50 रुपीज, विच एवर इज लोअर। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है, 5 करोड़ से भी ज्यादा है पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, सो अगर आपने जीएसटीआर 1 या 3B लेट फर्निश किया, तो आपका क्या रहेगा, लेट फीस 10,000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे, विच एवर इज लोअर, 10,000 रुपीज और 50 रुपीज, विच एवर इज लोअर। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये देखो बस इतनी चीज याद रखनी है आपको इसमें, क्या कि मैम एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे देखना है, उससे भी पहले आपको देखो फर्स्ट चीज क्या देखनी है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, जीएसटीआर 1 या 3B आपने लेट फर्निश किया, सबसे पहले क्या निल आउटवर्ड सप्लाई है या निल टैक्स पेएबल है, तो उस केस में तो बहुत ही सिंपल है, 500 रुपए और 20 रुपए, विच एवर इज लोअर। कुछ ना कुछ आउटवर्ड सप्लाई है या कुछ ना कुछ टैक्स पेएबल है, तो उस केस में देखेंगे सेकंड स्टेप में एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल लेस देन इक्वल टू 1.5 सीआर था, तो 2,000 रुपए और 50 रुपए पर डे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर।
बट एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा था, बट लेस देन इक्वल टू 5 सीआर है, तो उस केस में 5,000 रुपीज और 50 रुपीज विच एवर इज लोअर, 50 रुपीज विच एवर इज लोअर। बट अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, सो बड़ा सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए और 50 रुपीज विच एवर इज लोअर आपकी लेट फीस है, 10,000 रुपए और 50 रुपीज विच एवर इज लोअर आपकी क्या है, लेट फीस है। नेक्स्ट, फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न, डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न के केस में क्या है भाई, लेट फीस हमारी यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, तो जिस साल का एनुअल रिटर्न है आपका उसका एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 5 सीआर है, बड़ी सिंपल सी बात है, 50 रुपए पर डे, 50 रुपए पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डेफिनेशन देखी हुई है 0.04% ऑफ व्हाट, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखी हुई है अपनी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आपका 5 सीआर क्या है, अगर टर्नओवर है तो उस केस में आपकी लेट फीस कितनी आ जाती है, 50 रुपीज आ जाती है, या 0.04% ऑफ व्हाट, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बट तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से तो ज्यादा है, पर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़ है, लेस देन इक्वल टू 20 करोड़ है, तो उस केस में लेट फीस कितनी बोलती है, 100 रुपए या 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा है, 20 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उस केस में 200 रुपीज पर डे, 200 रुपीज पर डे और 0.5% ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सो किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट टर्नओवर, किस साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, जिस साल का एनुअल रिटर्न लेट किया उस साल की बात हो रही है, ठीक है। सो एग्रीगेट टर्नओवर आपका अगर लेस देन इक्वल टू 5 सीआर है, लेस देन इक्वल टू आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या आ रहा है, 5 सीआर है, तो उस केस में आपकी लेट फीस कितनी आती है, 50 रुपीज आती है और 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बस 5 करोड़ से तो ज्यादा है आपका, बट लेस देन इक्वल टू 20 सीआर है, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका 100 रुपीज, 50 का 100 हो गया डायरेक्टली डबल, और 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बट आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा आ रहा है, 20 करोड़ से भी ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या किया गया है, उस केस में बड़ी सिंपल सी बात है, 200 रुपीज एवरी डे बोला है और 0.5 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 0.5 आ गया, पहले आपका दोनों 0.0404 था, ठीक है, इससे एकदम बढ़ के क्या कर दिया, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको कैलकुलेट करते आता है। सो कितना यहाँ पे आपको लेट फीस लगेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा एग्रीगेट टर्नओवर पे, बट जो लेट फीस लगेगा वो कितना लगेगा, या तो वहां पे जो आपको फिक्स अमाउंट दिया है 50 रुपीज, या यहाँ पे क्या बात हो रही है, 0% जो दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है या 0.5 दिया हुआ है, वो किसका, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कैलकुलेट करना है। तो एग्जाम में कभी कभार एनुअल रिटर्न की लेट फीस का कैलकुलेशन आता है। अब इसके बाद आपका जो GSTR 7 है, GSTR 7 कौन फर्निश करता है, वो जिन लोगों को TDS वगैरह डिडक्ट करना होता है उनको GSTR 7 फर्निश करना होता है। अब उन्होंने लेट फर्निश किया तो उस केस में लेट फीस कितनी है, बड़ी सिंपल सी बात है, 50 रुपीज एवरी डे और 2000 रुपीज, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। सो ये किन की लेट फीस दी हुई है, हमने देखी स्पेशल यहाँ GSTR 7 की, GSTR 9 की, GSTR 4 की, 1 और 3B की। इसके अलावा जो भी सब रिटर्न्स आते हैं, आपको जो भी रिटर्न एप्लीकेबल होता है उसकी लेट फीस कितनी है, उसकी लेट फीस एकदम सिंपल सी दी हुई है, स्टैंडर्ड 200 रुपीज और 10,000 रुपीज, 200 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये टोटल की हम बात कर रहे हैं इस यहाँ पे। और बाकी स्पेसिफिकली हमने देख लिया ये सारी लेट फीस जो दी हुई है, लेट फीस जो दी हुई है, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, GSTR 1 और 3B क्या है, अगर आपका निल है GSTR 1 या यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं, निल रिटर्न आ रहा है GSTR 3B या निल डिटेल्स है GSTR 1 में, तो उस केस में वो आपका कैसे हो सकता है, SMS से भी फाइल कर सकते हो आप, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे यूज करना है, और क्या कर सकते हो, OTP से वहां वेरीफाई होकर आप SMS से भी फाइल कर सकते हो। और जो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जो होता है यहाँ पे CMP 08 जो उनका क्वार्टरली यहाँ पे फाइलिंग है, क्वार्टरली फाइलिंग है, उसके लिए क्या बात हो रही है, क्वार्टरली जो टैक्स पेमेंट का उनका फाइलिंग है, वो भी स्टेटमेंट आपका कैसे हो जाता है, यहाँ पे SMS फैसिलिटी से हो सकता है। सो यहाँ पे निल GSTR 3B है, निल GSTR 1 है, या यहाँ पे CMP 08 है जो आपका, तो वो क्या है, ये यहाँ पे OTP फैसिलिटी से भी क्या होता है, SMS के थ्रू फाइल हो सकता है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, टैक्स पेयर को इंटीमेट किया जाएगा जो डिफरेंस इन लाइबिलिटी है GSTR 1 में और 3B में, और उसको बोला जाएगा कि भाई ये क्या करो, या तो आप पे कर दो या तो आप एक्सप्लेन कर दो डिफरेंस। बड़ी सिंपल सी बात है, एक रूल है 88C, ये क्या बोलता है
कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी में डिफरेंस आ रहा है भाई जीएसटीआर 1 में आपकी लाइबिलिटी दिख रही है फॉर एग्जांपल ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, 10 करोड़ की आपकी जीएसटीआर 1 के हिसाब से लाइबिलिटी आ रही है, बट आपका जो टैक्स यहाँ पे था 10 लाख रुपए ही दिखाया आपने, 10 लाख रुपए ही दिखाया किसमें, 3B में, और 3B के हिसाब से टैक्स पे करते हो, पर जीएसटीआर 1 में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो जब भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 के हिसाब से ज्यादा आती है एज कंपेयर टू 3B कितने परसेंट से, जो भी एक्सटेंट यहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा, उस एक्सटेंट से ज्यादा आती है तो रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे इंटीमेट किया जाएगा कि भाई इतना डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे जीएसटीआर 1 और 3B में, जीएसटीआर 1 और 3B में, या तो पे करो वो डिफरेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या एक्सप्लेन करो, या तो एक्सप्लेन करो, या तो पे करो, या तो एक्सप्लेन करो, दोनों में से एक चीज ही करनी है। सो टैक्स पेयर को क्या करना है, या तो अमाउंट जो है वो क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट कर देना है डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी का, या उसको एक्सप्लेन कर देना है रीजन कि भाई किस कारण से ये जो है डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और वो पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर यहाँ आईएफएफ फैसिलिटी, यहाँ पे जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो फर्निश करने जब तक के वो या तो अमाउंट पे नहीं करता या एक्सप्लेन नहीं करता डिफरेंस, तब तक के उसको यहाँ जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। सो जब भी जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपका टैक्स पेएबल ज्यादा आ रहा है जीएसटीआर 3B के कंपैरिजन में बाय स्पेसिफाइड एक्सटेंट, तो आपको इंटीमेट किया जाएगा और बोला जाएगा या तो पे करो वो डिफरेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या तो एक्सप्लेन करो, और जब तक वो नहीं करोगे तब तक कि आपको जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे रूल 88D है, ये किसकी बात करता है, ये डिफरेंस इन आईटीसी की बात करता है, जो डिफरेंस इन आईटीसी आपका आ रहा है। तो क्या हो रहा है, आपने जो आईटीसी अवेल किया, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने जो आईटीसी अवेल किया जीएसटीआर 3B में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो भी आपकी डिटेल्स आईटीसी के दिख रहे हैं किसमें, जो आपका ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है 2B में। अब भाई 2B में तो 10 लाख रुपए का ही आईटीसी दिख रहा था, आपने 10 करोड़ का आईटीसी ले लिया, तो डिफरेंस इन आईटीसी है, आईटीसी ज्यादा अवेल कर लिया आपने, तो उस केस में आपको इंटीमेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे, वो इंटीमेशन आपके ईमेल एड्रेस में भी आएगा, और आपको क्या बोला जाएगा इंटीमेशन में कि भाई ये डिफरेंस है, आप क्या करो, पे कर दो ये जो आपने एक्सेस आईटीसी अवेल कर दिया है 3B में, आपके 2B में तो नहीं दिख रहा था, आपके 3B में एक्सेस आपने अवेल कर लिया है, तो आप क्या कर दो, पे कर दो भाई साहब, पे कर दो, यहाँ पे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आप पे कर दो, और नहीं तो डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि भाई क्यों इतना ज्यादा आपने आईटीसी अवेल किया, क्यों आईटीसी आपने इतना ज्यादा अवेल किया, कितने दिन में, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये काम कर देना है, दोनों में से जो भी है, या तो पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या एक्सप्लेन कर दो डिफरेंस 7 डेज के अंदर अंदर। यहाँ पे जैसे ही आपको इंटीमेशन आएगा या तो आप पे कर दो या आप रिप्लाई फर्निश कर दो, कितने दिन में, 7 डेज के अंदर अंदर। यहाँ पे अगर जो अमाउंट स्पेसिफाई किया इंटीमेशन में वो आपने 7 दिन के अंदर अंदर नहीं पे किया, या आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि किस रीजन से भाई आपने यहाँ पे ये ज्यादा अवेल किया है, तो उस केस में क्या होगा, या जो आपने एक्सप्लेन किया है वो ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो अमाउंट आपसे डिमांड किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ 73-74, मतलब टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड अराउंड जो है उसके हिसाब से आईटीसी रॉन्गली अवेल वाला जो प्रोविजंस है हमारे 73-74 के, तो 73-74 के प्रोविजंस के हिसाब से आपसे क्या की जाएगी, डिमांड की जाएगी, ठीक है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है ये आपका। सो ये बात हुई किसकी, हमारी यहाँ पे 88D की। तो 88D किसकी बात करता है, जब आईटीसी आपने ज्यादा अवेल कर लिया 3B में एज कंपेयर टू 2B, और 88C किसकी बात करता है, टैक्स पेएबल आपका जीएसटीआर 1 में ज्यादा था, पर आपने क्या किया, यहाँ पे ज्यादा यहाँ टैक्स पेएबल था, बट 3B के हिसाब से आपका टैक्स पेएबल कम था, आपने कम पे कर दिया, तो उस केस में भी आपको इंटीमेशन आएगा। वो कौन बताता है, 88C बताता है। एंड हियर वी कंप्लीट बेटा रिटर्न चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट्स है यहाँ पे हमने देखा इस चैप्टर में, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट फीस वगैरह में सब जगह बहुत ज्यादा रिविजन है। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।